चलिए, जो कल नहीं आए होंगे हेडिंग दे दीजिएगा। चलिए, अनुप्रयोग नंबर 1। अनुप्रयोग नंबर 1, किसी अनंत विस्तार या लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो याद कीजिए, आपको बताया गया था गॉस के प्रमेय के बारे में। गॉस ने क्या बताया था? तो किसी बंद सतह से विद्युतीय फ्लक्स का परिमाण कितना होगा, यही बताया था बालक। हो गया, हेडिंग दे दिए। ये अनुप्रयोग नंबर 1 है, क्योंकि अभी चालक तार के बाद हम समतल चादर लेंगे, ठीक है, गोला लेंगे, खोखला गोला लेंगे, ठोस गोला लेंगे, अलग अलग तरह का हम लोग किट लेकर बनाने वाले। हेडिंग हो गया बालक। अब इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। सामने देखिए और लिखिए इसको इंग्लिश में। Expression of electric field intensity due to uniform long infinite straight charge wire. तो एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर हमको तीव्रता निकालना है। हो गया बालक। अब इसके लिए एक डायग्राम है, आपको डायग्राम देखना होगा और डायग्राम बना के समझेंगे और तब लैंग्वेज लिखना हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारा 5 नंबर में है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, याद रखिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हम लोग लिख रहे हैं, और जितना भी बताएंगे अनुप्रयोग 1 2 3 सब 5-5 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये सब अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन है बालक, याद रखिएगा। और ये नहीं कि नहीं आया हुआ है, पहले आ चुका है ये सारा, ठीक है। तो पहले पढ़िए, उसके बाद आगे चल के हम लोग जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर टिक भी लगा लेंगे। अब देखिए, एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण तीव्रता निकालना हो, उसके लिए ये डायग्राम। अब ये डायग्राम है, डायरेक्ट देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम पुनः ये डायग्राम पहले बना दे रहे हैं और उसके बाद आपको बनाना होगा। और जो लैंग्वेज लिखेंगे हम इसी से ये लैंग्वेज लिखने वाले हैं। डायग्राम रहेगा तभी आप लिख पाइएगा। तो चलिए, यही डायग्राम हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं ताकि आप समझ जाए। सबसे पहले एक चालक तार लेना होगा और ये एक समान रूप से आवेशित है और अनंत विस्तार या लंबाई का है। मतलब है इसका लंबाई अनंत है। कोई पूछेगा कितना लंबा, तो अनंत। कोई कितना लंबा हो सकता है, तो अनंत लंबाई तक का हो सकता है। अब इस चालक तार के कारण वो तीव्रता निकालना है। तो ये बताइए कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी के कारण निकालना है, पहले आप उसको बंद कीजिए। क्योंकि याद कीजिए, कल गॉस का प्रमेय में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई आवेश है, तो पूछा गया था कि बताइए कितना फ्लक्स निकालेगा। तो गॉस का प्रमेय कहता है पहले बंद कीजिए इसको, और जो फ्लक्स होगा टोटल आवेश का 1/ε गुना होगा। और जिस सतह से आप बंद किए हैं ये एक तरह का काल्पनिक सतह होता है, जिसको क्या कहा जाता है, गॉसियन सतह। क्या बोलेंगे इसको, गॉसियन सतह कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो काल्पनिक सतह बना है, इस सतह का नाम क्या होगा, गॉसियन सतह। तो यही हमको बनाना है यहाँ पर। अब ये चालक तार के कारण तीव्रता आपसे पूछा गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। तो ये बताइए तार है, इसको अगर बंद करना होगा तो किस तरीके के रचना से बंद कीजिएगा, तो बेलनाकार। इसको चारों तरफ से ढक देंगे ताकि कहीं से भी द्वितीय बल रेखा निकलेगा तो उसको फ्लक्स का नाम दिया जाएगा। तो हम क्या किए वाला, इसको एक बेलन के आकार का डायग्राम में
इसको इस तरीके से रख दिया गया। और इसका नाम दे दिए ABCD। तो ABCD क्या है? एक गॉसियन सतह है, याद रखिएगा। जो चालक तार, अभी चालक तार का भी नाम ले लेंगे, चालक तार का नाम ले लेंगे M और N। और ये कितने लंबाई का है बालक? तो ये L लंबाई का है, L लंबाई ले लिए। अब आपसे कहा गया कि इस चालक तार के कारण, याद रखेंगे, इस चालक तार के कारण इससे, इस चालक तार के कारण इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो हम क्या कर लेंगे, r दूरी पर एक पॉइंट P लेंगे पहले, और कहेंगे कि टोटल चालक तार के कारण हमको इस P पॉइंट पर तीव्रता चाहिए। टोटल चालक तार के कारण हमको P पॉइंट पर तीव्रता चाहिए, और ये तार से कितना दूरी पर है? r दूरी पर। कोई दिक्कत वाले? तो ये बताइए, गॉस का प्रमेय कहता है कि टोटल, ध्यान देंगे, कुल आवेश का 1/ε0। तो ये बताइए कि बेलन में टोटल कितना सतह होता है? क्योंकि जितना सतह रहेगा उतना हम लोग सतह का डायरेक्शन लेंगे और तीव्रता के साथ दिशा देखेंगे उसका। तो बताइए बेलन में कितना सतह होता है जी? बेलन में कौन सतह होता है? कोई 3 होकर है, कोई 4 हो, 5 6 होता है का जी? 3 होता है। कौन कौन? तो देखिए, देखो इधर, मान लीजिए कि यही बेलन है, तो इसका देखिए ना, एक ऊपर वाला समतल होता है, नीचे वाला भी समतल होता है, और ये क्या होता है? वक्र होता है। तो याद रखेंगे बेलन में 2 समतल सतह है और एक वक्र सतह होता है। कोई दिक्कत बालक? तो यहाँ पर तीनों के साथ आपको डायरेक्शन बताना होगा। तो आपसे पूछा गया कि बताइए इस सतह का डायरेक्शन कहाँ होगा? तो याद रखेंगे सब सतह का डायरेक्शन सतह पे लंबवत होता है। आप कह दिए ऊपर वाला सतह, तो कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। तो हमको ये बताया जाए कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा इधर है और सतह का डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा? कोई दिक्कत वाला? इस सतह का नाम क्या दे दिए? DS1, पहला सतह। अब नीचे को देखिए, नीचे भी हमको दिख रहा है कि नीचे सतह है, तो नीचे सतह है तो सतह का दिशा कहाँ होगा? नीचे की ओर। ये DS का डायरेक्शन हो गया बालक। और ये विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा। याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा आप नहीं बदलेंगे, आप केवल अलग अलग सतह जो ले रहे हैं वही आप चेंज कीजिएगा। ये तीव्रता का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर ये बताइए कि कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये कौन सा सतह है? दूसरा सतह DS2। क्लियर है? ये दोनों समतल सतह का काम हो गया। अब कौन सतह बच गया? ठीक है, वक्र सतह बच गया बालक। तो ये बताया जाए, ये E है और इसका DS भी इसी पर होगा। तो जब E DS दोनों एक ही पर है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। टोटल सतह कितना मिला? 3। तो इसका नाम दे दीजिए DS3। DS3 मतलब तीसरा जो है हमारा वक्र सतह है, और दूगो S1 S2 क्या है? तो समतल सतह है। कोई दिक्कत बालक? अब हमको क्या करना है? इस टोटल चालक तार के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालना है, और याद रखेंगे प्रति इकाई लंबाई पर कितना आवेश है? लेम्डा। आपको आवेश के वितरण में 3 गुण बताया गया था। आवेश का घनत्व है, आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। तो बताइए तार के पास पृष्ठ होता है, आयतन होता है कि रेखा होता है? लाइन है जी। तो आप बोलेंगे लेम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही होता है। तो लेम्डा क्या होगा? आवेश बटा में लंबाई, प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश लेम्डा कहलाता है। यही आपका कंप्लीट डायग्राम है। अब इसी डायग्राम के बारे में दूसरा लाइन लिखेंगे तब डायग्राम बनाएंगे। लैंग्वेज लिखा है। अब देखिए ये तो हम बनाए हैं ना, पहले से यही डायग्राम बना के रखे हुए थे, और ये नहीं समझ में आता जब तक ये आपको नहीं बताया जाता। लैंग्वेज थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। माना कि
माना कि एम एन, कैपिटल एम कैपिटल एन, माना कि एम एन एक अनंत लंबाई, एक अनंत लंबाई या विस्तार का, एक अनंत लंबाई या विस्तार का आवेशित, अनंत लंबाई या विस्तार का आवेशित चालक तार है, अनंत लंबाई या विस्तार का आवेशित चालक तार है, चालक तार है जिसके प्रति इकाई लंबाई पर, जिसके प्रति इकाई लंबाई पर, जिसके प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई पर लेम्डा आवेश है, प्रति इकाई लंबाई पर लेम्डा आवेश है, लेम्डा आवेश है, हो गया वाला। इसके अक्ष के समीप, इसके अक्ष के समीप स्मॉल आर दूरी पर, इसके अक्ष के समीप स्मॉल आर दूरी पर, इसके अक्ष के समीप स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का, एक बिंदु P है जहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, हो गया वाला। अब यहां से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाइए तो डायग्राम बनाया जाए। हो गया वाला, जल्दी बनाइए डायग्राम।
चलिए हो गया। डायग्राम के नीचे लिखना होगा, डायग्राम के नीचे लिखेंगे माना कि एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी लीजिएगा जो सामने दिख रहा है आपको। माना कि एबीसीडी एक बेलनाकार काल्पनिक सतह है। माना कि एबीसीडी एक बेलनाकार काल्पनिक सतह है, एक बेलनाकार काल्पनिक सतह है जो बिंदु P से होकर, माना कि एबीसीडी एक बेलनाकार काल्पनिक सतह है जो बिंदु P से होकर गुजरता है, जो बिंदु P से होकर गुजरता है, जो बिंदु P से होकर गुजरता है। हो गया। जिसे गॉसियन सतह है, जिसे गॉसियन सतह है कहा जाता है, जिसे गॉसियन सतह है कहा जाता है। हो गया बालक। तो याद रखेंगे जो बेलनाकार डायग्राम आप बनाए हैं यही गॉसियन सतह है, ये काल्पनिक होता है। इसको डॉट से भी हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, आप डॉट से भी दिखा सकते हैं। ये इसके चारों तरफ ये हम लोग खुद से बनाए हैं। क्यों बनाए? इसको बंद करने के लिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यदि, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए यदि बिंदु P पर, यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो गॉसियन सतह से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो गॉसियन सतह से, गॉसियन सतह से गुजरने वाला, गॉसियन सतह से गुजरने वाला, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, और डैश दे दीजिए, गॉसियन सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स और डैश दे देंगे। हो गया बालक। अब देखिए आपको ये बताइए इसमें टोटल कितना सतह हम लोग बनाए हैं? 3 सतह। तो आपको डायग्राम में ये कल हमने लिख के बताया था कि अगर कहीं समाकलन लिखा रहे और कहीं बंद पृष्ठ का समाकलन लिखा रहे, दोनों में अंतर होता है। ये दोनों में क्या अंतर है बालक? बोला जाए, ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे? नीचे वाला क्लोज पाथ के लिए, और ऊपर वाला, ऊपर वाला किसके लिए यूज कीजिएगा? जिसका 2 लिमिट हो। जैसे चालक तार में कैसे कह दिया कि तार का लंबाई 10 मीटर है तो 0 से 10 लेते हैं। तो याद रखेंगे अगर कोई भुजा दे दिया तो भुजा का लंबाई ना होता है जी, कहां से कहां तक, तो इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर वो भुजा चारों तरफ से बंद रहे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ, बंद सतह के लिए, तो इसमें कितना सतह है? 3। इसको तोड़ेंगे 3 भाग में, जब टूटेगा तो 3 ऐसे ऐसे समाकलन बनाएंगे। थोड़ा सा देखिए समझ में आएगा। तो आपसे पूछा गया फ्लक्स का मान बताइए, तो देखिए फ्लक्स का मान, फ्लक्स बराबर कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ E डॉट ds। अब बताइए कि E डॉट ds, डॉट किसमें टूटता है? कॉस में। कल ही बात हुआ था, ये टूट गया तो हो गया E ds cos थीटा। अब सवाल ये है कि सर E जो है ये टोटल का है, और टोटल हमारे पास कितना सतह मिला है? 3। 2 को समतल सतह था, तीसरा वक्र सतह। तो देखिए पहला लिखा है इंटीग्रेशन समाकलन E ds cos 90 डिग्री। पहला सतह में कोण कितना था?
तो आप देख के बताएंगे सर ये पहला सतह है, यहाँ पे कोण 90 है, ये दूसरा सतह है कोण 90 है, ये तीसरा सतह है कोण कितना है 0 डिग्री। तो एक एक करके इसी के बारे में बात करेंगे। इस समतल सतह ले लिए जो कि ऊपर था, ई ds cos कितना 90 डिग्री प्लस समाकलन, ये भी समतल सतह है, इसका कितना होगा ई ds cos 90 डिग्री, और तीसरा कौन था वक्र सतह। तो वक्र सतह पे कोण कितना था 0। क्यों 0 था? क्योंकि ई और ds दोनों का डायरेक्शन एक ही था, तो एक ही दिशा में रहेगा तो कोण कितना होगा 0 डिग्री। अब ये बताइए कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। कहां पड़ा है जी? बोल रहा है कि 1 हो रहा है। याद रखेंगे cos 90 का वैल्यू 0, तो ये आपका टोटल 0, कंप्लीट 0। बगल में cos 90 है, ये भी टोटल 0। तो बच कौन जाएगा? तो वक्र सतह वाला बचेगा। तो ये कितना होगा? cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो e ds into 1। देखिए तो बालक, पहला 90 था तो 0, दूसरा भी 90 था 0, और तीसरा में cos 0 का वैल्यू 1। अब इसमें से e को आप बाहर कर दीजिए और समाकलन ds एक साथ। तो अब आपसे कहा गया कि ds में बात नहीं, ds में और समाकलन ds में क्या अंतर है? तो याद रखेंगे ds मतलब इकाई क्षेत्रफल, और समाकलन लग गया इसका मतलब टोटल पृष्ठ के लिए, टोटल सतह के लिए क्षेत्रफल। समाकलन मतलब संपूर्ण का आकलन, सबका आकलन, ये पूरे पृष्ठ के लिए आकलन करने वाला है। तो अब यहाँ पर समाकलन ds का नाम क्या है? तो वक्र सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? तो ये वक्र सतह ना कहलाता है जी, ऊपर वाला समतल तो दोनों 0 हो गया, तो ये वक्र सतह हो गया। वक्र सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h होता है, लेकिन यहाँ पर हम h नहीं लेके क्या लिए हैं l लिए हैं। तो आप बोलेंगे कि सर ये 2 पाई r l हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ऊंचाई भी एक तरह का लंबाई ही होता है। अब यहाँ पर इसके जगह पर रख दिए तो ये कितना हो गया 2 पाई r l, समीकरण नंबर 1। तो यही तक आपको लिखना है, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे लिखना। देखिए तुम्हारा जितना सतह रहेगा सभी सतह के साथ क्षेत्र और सतह का कोण आपको दिखाना होगा कि कितना सतह है और तीव्रता के साथ इसका कोण कितना बन रहा है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। समीकरण 1 था E फाई बराबर कितना E इंटू 2 पाई आर एल। और क्या करेंगे, ये जो डायग्राम बनाए हुए हैं बेलनाकार, उसमें चालक तार के प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश के बारे में लिखेंगे हम लोग।
देखा जाए थोड़ा सा लैंग्वेज। इसके नीचे समीकरण 1 के नीचे लैंग्वेज लिखेंगे, बेलनाकार बेलनाकार चालक तार के बेलनाकार चालक तार के एल लंबाई पर बेलनाकार चालक तार के एल लंबाई पर उपस्थित है, चालक तार के एल लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश चालक तार के एल लंबाई पर उपस्थित कुल आवेश। ये बताइए बात बालक, ये लेम्डा बराबर क्या पढ़े थे? आवेश बटा में लंबाई। क्योंकि चालक तार है तो आवेश का 3 तरह का वितरण था, रैखिक, पृष्ठीय और आयतन। ये क्या होगा? लेम्डा क्या होगा? तो प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित कुल आवेश। तो टोटल आवेश निकालिएगा तो L इंटू लेम्डा हो जाएगा बालक। प्रति इकाई आवेश कितना है? लेम्डा। आवेश बटा में L, तो जब आवेश Q निकालिएगा तो क्या होगा? L इंटू लेम्डा। तो अगर आपसे पूछा जाए इस पर टोटल आवेश बताइए, तो टोटल आवेश देखिए, लेम्डा इक्वल टू आवेश बटा में लंबाई, तो टोटल आवेश कितना होगा? L इंटू लेम्डा, समीकरण 2। अब समझिए थोड़ा, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या था? तो फाई फ्लक्स बराबर, ध्यान देंगे, गॉस का प्रमेय था फाई फ्लक्स बराबर टोटल आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बालक? टोटल आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए गॉस के प्रमेय से फ्लक्स फाई बराबर टोटल आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे तार पर टोटल आवेश कितना है? L लेम्डा। अब कोई कहेगा सर छोटा क्यों है, बड़ा क्यों है? तो ध्यान देंगे, हम टोटल आवेश की बात कर रहे हैं, आप इसको भी बड़ा क्यों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जानना ही है कि टोटल आवेश है कि नहीं। तो टोटल आवेश कितना लिए हैं? L लेम्डा। तो L लेम्डा, इसको हटाइए ना, Q हटा के कितना लेंगे? L लेम्डा। तो L लेम्डा इनटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। अब 1 और 3 को देखिए, 1 और 3 को दोनों का LHS बराबर है। तो जब दोनों का LHS बराबर होगा तो RHS क्या कर देंगे? बराबर। तो समीकरण 1 तथा 3 से, तो समीकरण 1 कितना था? E इंटू 2 पाई RL, E इंटू 2 पाई RL, और समीकरण 3 सामने है कितना? तो L लेम्डा इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो L लेम्डा इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, L कैंसिल हो रहा है बालक, L कैंसिल हो गया। तो टोटल में हमको निकालना क्या था ये बताइए। तो आपने बोला कि सर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना था, आपको E निकालना था। तो जब E निकालना है तो E को अपने पास रखिए और 2 पाई r को कहां ले जाएंगे? नीचे। तो देखिए 2 पाई r आ गया, इधर लेम्डा बचा हुआ है और नीचे एप्सिलॉन नॉट। हम इसको रीअरेंज कर दिए, फिर से अरेंज कर दिए। तो अरेंज करने में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखा गया है और लेम्डा और r को अलग अलग। तो देखिए लेम्डा अपॉन r, आप गुना करके देख लीजिए, इतना ही आना चाहिए, इससे अलग नहीं आना चाहिए। तो ये कितना मिल गया? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा अपॉन r, समीकरण नंबर 4। यही आपका फॉर्मूला है किसके कारण? तो किसी अनंत विस्तार वाले आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक, यही है। तो आप यहां से लिख लीजिए बालक, यहां से समीकरण 4 तक।
चलिए हो गया बालक। अब ये बताइए कि 1/2πε0 का वैल्यू कितना होता है? 1/2πε0 का वैल्यू कितना होता है जी? अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर 1/4πε0 का वैल्यू जानते हैं, इसका नहीं जानते हैं, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं, इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर जैसे पहले था वैसे ही रख दिया जाए, इसको 1/4πε0 में बना दिया जाए, इससे क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहता है। तो इसी फॉर्मूले को अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे ध्यान दिया जाए। हम 2 से गुना 2 से भाग कर दिए बालक। देखो जी बात नहीं, ये आपका फॉर्मूला था, इसमें ये अलग आपको दिख रहा होगा क्योंकि 2 से गुना 2 से हम भाग कर रहे हैं, ठीक है। गुना भाग करने से समीकरण पे कोई अंतर आएगा? बिल्कुल नहीं। तो जब 2 का मल्टीप्लाई लेमडा से करेंगे तो 2 लेमडा अपॉन r हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो कितना हुआ 1/4πε0। अब बन जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹। क्लियर है बालक? तो याद रखेंगे समीकरण 4 भी इसका फॉर्मूला है और समीकरण 5 भी है। 5 हम लोग गुना करके और भागा करके बनाए हैं और निकाले कितना है 4। लैंग्वेज ये पहले लिख लीजिए, ये तो 4 के बाद इन दोनों को भी लिख लेंगे। और इससे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, पीछे वाले से भी बना सकते हैं। हो सकता है फॉर्मूला में 4 नहीं देंगे 5 दे दें, तो याद रखेंगे दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। दोनों एक ही है। चलिए बोला जाए, लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5, लैंग्वेज लिखना होगा समीकरण 4 तथा 5, समीकरण 4 तथा 5 एक समान रूप से आवेशित है। समीकरण 4 तथा 5 एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है अनंत लंबाई के, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर, चालक तार के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। कोई दिक्कत बालक? याद रखेंगे कि समीकरण 5 और समीकरण 4 दोनों में से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो यहीं पर रोक दिया जाए, अगले हम लोग समतल चादर ले लेंगे। चलो